अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाक़िर। आज का दिन अगर हम देखें तो त्यौहार जब भी आते हैं तो खुशी के साथ और बड़ी ही जो है यानी दिलजमई के साथ और एक एकजहती के साथ त्योहारों का जो है इस्तक़बाल होता और फिर वो दिन वैसे ही निकल भी जाता। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि जैसे ही कोई ख़ास त्यौहार जो आ रहे हैं तो उस मौके पर सिक्योरिटी के बंदोबस्त और फिर उस दरमियान एक ख़ास तबके को यानी हिरासानियों का सामना, मुख्तलिफ़ ख़दशात का, अंदेशों का, ख़तरात का जो है सामना, इस तरह का पिछले कुछ अरसे में ऐसा माहौल बना है। बहरहाल आज का दिन किसी तरह से मजमूई एतबार से हम ये कह सकते हैं कि यानी अमन व अमान के साथ गुज़र गया। ठीक है, हो सकता है कुछ मकामात पर चुट-पुट कुछ घटनाएँ, कुछ वाक़यात हुए हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम मजमूई तौर पर देखें तो आज का दिन जो होली का था वो खैर व खूबियत से जो है गुज़र गया है। लेकिन इसके साथ साथ ये बात ज़रूर है कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार की जानिब से जिस तरह से और फिर जो मुख्तलिफ़ लीडरान की जानिब से बयानात दिए गए वो बड़े तशवीश के हामिल हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस हवाले से आज अपने एक यानी मस्जिद में हैदराबाद में एक मस्जिद में ख़िताब के दौरान उन्होंने इन बातों को उठाया और इस पर जो है बात की और उसमें उन्होंने वक्फ के हवाले से भी बात की और उसमें वर्शिप एक्ट के हवाले से भी उन्होंने बात की और उसमें उन्होंने क़ब्रिस्तानों के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से भी बात की और उसमें उन्होंने जो हुकूमत की जानिब से मौजूदा दिल्ली की सरकार, दिल्ली से मुराद मेरी यानी मरकज़ी सरकार के जो इक़दामात हैं, जो मनसूबाबंदियाँ हैं, उस हवाले से उन्होंने बहुत सारी बातें कहीं और फिर वही चीज़ उन्होंने दोहराई कि किस तरह से माहौल को बना दिया गया है और मुल्क की जो दूसरी बड़ी आबादी है उसको किस तरह से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसको हिरासा किया जा रहा है, उसके जो बुनियादी हुकूक़ हैं उनको तल्फ़ किया जा रहा है, ऐसे-ऐसे क़वानीन लाए जा रहे हैं। तो यकीनन अब सवाल यही है कि वक्फ़ तरमीमी बिल के हवाले से क्या मज़ीद आने वाले दिनों में या फिर ये जो सेशन चल रहा है उसमें क्या कुछ पेशरफ़्त होगी, शायद वो बहुत ही जल्द हमारे सामने बात सामने आ जाएगी और उसके असरात फिर वो भी सामने आने शुरू हो जाएंगे कि इसके यानी तरमीमी बिल के आने के बाद मुकम्मल क़ानून को जो है वज़ा करने के बाद क्या कुछ होगा और कैसे कैसे हालात होंगे। तो बहरहाल उस हवाले से भी आज के इस प्रोग्राम में हम देखेंगे और फिर इसके साथ साथ हम ये ज़रूर बात करेंगे कि एक तो मजहबी मामलात हैं, लेकिन इसके साथ साथ अब जिस तरह से रीजनल और यानी ज़ुबान के हवाले से भी हम देख रहे हैं कि तक़सीम तक़सीम दर तक़सीम इस तरह के हालात बना दिए गए हैं। साउथ इंडिया और साउथ इंडिया की जो रियासतें हैं वो अपने आप में एक बेचैनी का यानी इजहार कर रहे हैं। वो इस वजह से कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिस तरह से मुतारफ़ की गई, इंट्रोड्यूस की गई और इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, तो इसको लेकर और इसमें जो ज़ुबान हिंदी यानी ज़ुबान हिंदी की अगर हम बात करें उसको मुसल्लत करने की जिस तरह से बात सामने आ रही है और साउथ इंडिया बिलखुसूस तमिलनाडु की जानिब से इस पर शिद्दत के साथ इसकी मुखालिफत की जा रही है कि हम पर यह मुसल्लत नहीं की जा सकती। तो बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में हम इस मामले पर भी देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह का माहौल मुल्क में बनाने की कोशिश की जा रही है, जो कहा यह जा रहा है कि मुल्क की कौमी सलामती उसके लिए बेहतर नहीं हो सकती। मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं फ़ोन लाइन के ज़रिए सीनियर सहाफ़ी, सियासी तजियाकार M.A. मन्नान साहब। मैं मन्नान साहब का इस प्रोग्राम में इस्तक़बाल करता हूँ। मन्नान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मन्नान साहब, सबसे पहले तो बहरहाल एक चीज़ तो ये हो गई है कि हम बिल्कुल जो है बात करेंगे कि तमिलनाडु में और 22 मार्च को किस तरह का इजलास है और फिर ये लिसानी बुनियादों पर, लिंग्विस्टिक बुनियादों पर ये किस तरह का जो है एक तनाज़ा हम देख रहे हैं, साउथ और नॉर्थ की एक तफरीक हम देख रहे हैं, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आज का दिन काफ़ी अहम यानी कि रंगों का त्यौहार है और ख़ुशियों का त्यौहार है और ये भारत की एक सभ्यता रही है, तहज़ीब रही है, तमद्दुन रहा है सदियों से कि मिलजुल कर सभी रहे, चाहे वो ईद का मौका हो, चाहे वो किसी भी त्यौहार का मौका हो। लेकिन पिछले चंद बरसों में खौफ और ख़दशात और ख़तरात, हिरासानियों और किसी को निशाना बनाना, ये जो है एक ट्रेंड बना है। तो बहरहाल आज का दिन आपसे मैं मन्नान साहब जानना चाहूँगा कि खैर व खूबियत के साथ मजमूई तौर पर बेहतर अंदाज में गुजर गया। जी मन्नान साहब। नहीं, अब जिस किस्म के वाक़यात की हम लोग तवक्को रख रहे थे
तो वो तो मसला टल गया है, लेकिन इससे काफी लोगों का जो एक्सपोजर, उनके जो बयानबाजी से, खासतौर पे पुलिस वालों की और यूपी के चीफ मिनिस्टर की बयानबाजी से पता चला है कि उनके जहन में कितना जहर फैला हुआ है मुसलमानों के खिलाफ। जी। आप मस्जिद का मामला इसलिए मसला हल हो गया मेरी नजर में कि जब मसाजिद ने ये डिसाइड किया कि जुमे की नमाज 2:30 बजे के बाद शुरू होगी, 2:30 के बाद पढ़ेंगे, जी हाँ। ये करेगी। अगर ये उसी टाइम पे करते तो वो बिल्कुल, यानी उनको आप तहस दिलाने वाली बात होती थी। तो इसलिए जो पीछे हट जाना वक्ती तौर पर जो है कोई उसमें खबात नहीं है। मैं समझता हूँ कि मुस्लिम कम्युनिटी का जो डिसीजन है वो बहुत अच्छा डिसीजन है। अगर वो वक्त पे, नमाज का वक्त तो अब बहुत है, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल टाइमिंग थी उसको नहीं किया है, तो मैं समझता हूँ कि उसकी वजह से ये टल गया। और दूसरी चीज, आपको सिर्फ अपने मजहब का, अपने त्योहारों का मनाना मस्जिद की जगह ही बाकी रह गई है क्या? ये सवाल पैदा होता है। क्या मुसलमान अपने त्योहार हिंदू मंदिरों के सामने ठहर कर मनाते हैं? नहीं, नेवर। तो बिल्कुल आप सिर्फ देखेंगे तो एक आदमी ट्विटर पे लिख रहा था, हिंदू आदमी था, एनालिस्ट, उसने लिखा कि क्यों हिंदू त्योहारों के टाइम पर मस्जिदों को कवर किया जाए, मस्जिदों को कवर क्यों किया जा रहा है? उसका बड़ा अच्छा सवाल है। क्या मुसलमानों के त्योहार पर मंदिरों को कवर किया जाता है? हाँ, आपको कंपैरिजन है, लेकिन ये गुज़िश्ता 10 सालों के पीरियड में हुआ है। मैं आपको किसी मिसाल देता हूँ। 2014 से पहले जो लोग होली मनाते थे, काफी दोस्त अहबाब थे मेरे, अच्छे लोग हैं जो हिंदूज हैं, वो आज भी मेरे को होली की मुबारकबादी देते हैं। लेकिन उनका जो, उनमें से चंद लोगों का जो एटीट्यूड था वो मैं चेंज देख रहा हूँ। चेंज इसलिए देख रहा हूँ कि वो त्योहार मुझसे इसलिए नहीं मनाना चाहते हैं कि क्योंकि उनका माहौल, ये उनको ये एहसास होने लगा है कि भाई ये मुसलमान को मैं लगाऊंगा तो ये शायद मैं नाराज हो जाएगा मुझसे। तो ये 2014 के बाद से ये फीलिंग आनी शुरू हो गई है। 2014 के पहले ये इतना माहौल नहीं था। लड़ाई झगड़े तो फसादात होते थे, कोई भी एक वजह से होते थे। आज आपको मस्जिद के दरवाजे के सामने ठहर कर, आपने वीडियो देखा होगा महाराष्ट्र का और दूसरे मुकामात का, कि मस्जिद के अंदर आपने एक बड़ा सा ये कर अटैक किया है, जबकि कोई प्रोवोकेशन नहीं है मुसलमानों की तरफ से। तो क्या पुलिस बिल्कुल गैर जानिबदार रहेगी? ये सवाल होता है। गैर जानिबदार अगर रहती है पुलिस, जैसे तेलंगाना में पुलिस ने जिस तरीके के रेस्ट्रिक्शन लगाई, और बीजेपी के एक एमएलए है, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, तो उनको काफी लोग काला लेंडू बुलाते हैं, खैर वो उनकी अपनी मसलियत है। वो ये कहते हैं कि पुलिस जो है नए निजाम के जैसा बिहेव कर रही है। भाई लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने से निजाम का क्या ताल्लुक है? जी, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना पुलिस का काम है। खुद यूपी में जिस किस्म का आप आज देखे हैं, उसके पता चलता है कि लॉ एंड ऑर्डर आपको मेंटेन करना पड़ता है। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं करते हैं तो एक मामूली वाकया भी एक भयानक शक्ल इख्तियार कर सकता है, यकीन। और जरूरी नहीं है कि, मैं समझता हूँ कि 1%, कई मुकामात पर तो हो सकता है 0.5% जो है लोग हैं जो शरंगेज हैं, कोई भी कम्युनिटी में। ये नहीं बता रहा हूँ कि मुसलमानों में नहीं है, हिंदू में नहीं है, मुसलमानों में भी है शरंगेजी। उनकी जहनियत बदली हुई है। तो इस किस्म का माहौल पैदा होता है। तो हमारा जो समाज का जो काम है, जो रिलीजियस लीडर्स का काम है, पॉलिटिकल लीडर्स का काम है, वो ये है कि वो अपनी कौम को बावर कराएं किस किस्म के माहौल से हम गुजर रहे हैं। हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वो डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन में नहीं है। हमारे पास सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। हमारे साथ आप कोई चीज, आप कोई त्योहार मना नहीं सकते। आप अगर कोई दूसरों का त्योहार हो रहा है
जी तो आपके ऊपर उसका अजाब आ रहा है, उसके आपके ऊपर सफरा निकाल रहे हैं, जी जबकि मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। होली की एक मिसाल है आपको, दिवाली है, दिवाली होती है, उसमें क्या मुसलमानों का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी दशहरा होता है, मुसलमानों का, हिंदुओं का कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन त्योहारों से प्रॉब्लम है जहां पे आप शरंगेजी करते हैं। जी होली इज ए क्लासिक एग्जाम्पल है जहां पे मुसलमानों के साथ रंग डालकर उनके साथ शरंगेजी की जाती है। जी तो हमारा एतराज होली के त्योहार से नहीं है, हमारा एतराज मुसलमानों का जो कंप्लेंट है वो ये है कि आप होली को एक एंटी सोशल फेस्टिवल बना दिए हैं। आप मुसलमानों के साथ अपने जो भी आपको सफरा निकालना चाहते हैं, आप मुसलमानों के एक मौका तलाश करते हैं और आपको होली का मौका। खुद आज आप देखिए यूपी के कई मुकामात, राजस्थान में आज एक हिंदू लड़के को उसने होली मनाने से इनकार कर दिया तो आपने उसका मर्डर कर दिया। तो आप मुसलमानों के साथ उनका सवाल नहीं, उनको आपको द होल पर्पस जो है 2014 के मौलाना साहब, बाद से एक बात तो ये वाजह है कि जो बड़ी आबादी, जिस तरह से आपने भी अभी कहा कि आप आज भी यानी इतना सब जहर अफशानी करने के बावजूद और जहर को फैलाने के बावजूद भी जो मुल्क की बड़ी आबादी है वो आज भी यकजहती पर यकीन रखती है। आज भी वो एक दूसरे का जो है सम्मान करने, एहतराम करने, इज़्ज़त करने और फिर इसके साथ साथ जो एक दूसरे के त्यौहार है उसको जो है उनके लिए जो है उसका रिस्पेक्ट करने की वो आदी हैं। लेकिन नहीं, चंद आप देखिए, चंद मुट्ठी भर अनासर इस तरह का माहौल ख़राब करते हैं। नहीं तो उसमें देखिए चंद मनासिर के आप बता रहा हूँ कि होली का ये गुज़िश्ता 1 महीने से चल रहा है जी कि जुमे के दिन होली और जुमे की नमाज ये 1 महीने से चल रहा है। 6 साल के बाद आई है जी जुमे के दिन और यानी होली 6 साल के अरसे के बाद आई है। मोदी साहब बाहर घूमने में पड़े हुए हैं, होम मिनिस्टर जवाब मुंह नहीं खोलते हैं, उनके मुंह में जो है ना पता नहीं क्या डाल दिए हैं लोग के उनको फेविकॉल लगा दिए, उनका मुंह बंद हो जाता है इस किस्म के माहौल में। आप होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को बयान देना चाहिए था। क्या उनके जो अहम जो सेलेक्टेड मिनिस्टर्स हैं, जो उनके चहीते मिनिस्टर्स हैं, क्या किसी ने बयान दिया कि होली एकजहती से मनाइए, होली में आप ये मत कीजिए? आप खुद शरंगेजी कर रहे हैं, आप उसके हेड हैं। आप चाहते हैं कि होली के टाइम पर ये आप अपनी सियासी रोटियां सेके। लेकिन मनान साहब, आज तो बहरहाल मजमूई तौर पर अमन व अमान के साथ जो है दिन गुजर गया। तो अब उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य उसकी पूरी क्रेडिट मैं मुसलमान कम्युनिटी को देना चाहता हूँ, मुस्लिम कम्युनिटी को। उसकी वजह है कि उन्होंने जो सूझबूझ कर जो वक्त बदला 2:30 की नमाज का, और उन्होंने जिस तरीके का सब्र और तहम्मुल का इजहार किया, वो मैं समझता हूँ कि इससे पहले कभी नहीं हुआ है। ठीक है। तो मनान साहब, यहाँ पर भी एक चीज़ देख रहे हैं हम, यानी कि होली त्यौहार की भी बात करें तो शुमाली हिंद या फिर जो भाजपा रूलिंग स्टेट्स हैं वहाँ पर खदशात, ख़तरात, अंदेशे वगैरह, एक अजीब सा माहौल, एक इस्तराब आमेज़ जो है कैफियत लोगों में, ये हमने देखा है कि पता नहीं क्या, कहाँ पर क्या होगा, किसको निशाना बनाया जाएगा वगैरह वगैरह। तो अब यहाँ पर मैं जिस दूसरे मौजू पर हम जाने वाले हैं तो यहीं से देख लें, वही चीज़ हम साउथ इंडिया में हमने नहीं देखा। मतलब कोई भी त्यौहार आ रहा है तो इतना ये सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, लेकिन उधर नॉर्थ में जो है ये सारी चीज़ें पैदा हो रही हैं। तो क्या मतलब एक बहुत बड़ा जो है फ़र्क नज़र आ रहा है, ये भी भारत वो भी भारत। नहीं, वहां पे आप साउथ इंडिया में देखिए सबसे बड़ी फैक्टर जो वहां पे साउथ इंडिया में, अब आप साउथ से अगर देख लें तो खुद अगर तेलंगाना ही को देख लें, जो साउथ और नॉर्थ का जो है दरवाज़ा कह लें इसको। अब ये और बात है कि महाराष्ट्र में थोड़े से हालात अब जो है तब्दील हो रहे हैं, कर्नाटक में तब्दील हो रहे हैं। जी, महाराष्ट्र में तो थोड़ी सी कम्युनल आपको वहां पे है, जैसे वो गणेश का जो फेस्टिवल करते हैं, गणेश चतुर्थी का बड़ा निकालते हैं, तो वहां से कभी नहीं हुआ वहां पर भी उस हवाले से। लेकिन अभी हालात को जो है बाज अनासिर, बाज जो चिंटू है वो खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके से डेवलप हुआ आपको साउथ में कहीं पे नहीं दिखेगा। मुझे साउथ में ज्यादा वक्त गुजारने का टाइम मिला है। मैं खासतौर पे तमिलनाडु, केरला की बात कर रहा हूँ या कर्नाटक की बात कर रहा हूँ। वहां पे सबसे बड़ी फैक्टर जो है उनकी वो है एजुकेशन, और दूसरी चीज है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। जी हाँ, आप साउथ इंडिया का एक मुसलमान हो चाहे कोई हिंदू हो, जी, वो उसके पास जमीन, पैसा
एजुकेशन होगी। नॉर्थ के पास आप जाएंगे, अगर वही कंपैरिजन करके देखेंगे तो आपको वहां पे बिल्कुल डिफरेंस दिखाई देगा आपको। पढ़ा लिखा नहीं होगा वो, एक एवरेज। आज साउथ नॉर्थ इंडिया से पूरा लेबर साउथ में क्यों काम कर रहा है? केरला में पूरा आज आप जाके देखें, एग्रीकल्चर लेबर उनके इंडस्ट्रीज में, इवन तमिलनाडु में, जितने तमिलनाडु तो सबसे इंडस्ट्रियलाइज स्टेट है, आज वहां की पूरी एम्प्लॉयमेंट जो है नॉर्थ इंडियंस है। जी जी। तो बिल्कुल क्लियर आपको पता चल रहा है कि आप इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जहां पे आएगी, लोग वहां से आपको मुंतकिल करेंगे। आज आप कोई साउथ से नॉर्थ जा रहा है क्या? जी नहीं जा रहा है, क्योंकि आप नॉर्थ आज देखिए, आप डाबूर ने अपना सबसे बड़ा प्लांट साउथ इंडिया में लगाया है। आपको 50 एग्जांपल दे सकता हूं मैं आपको, जहां पे साउथ में इन्होंने किस तरीके से डेवलप किया है। खुद इकोनॉमिक जो प्लानिंग द सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर की जो एक इकोनॉमिक कमेटी है, उन्होंने खुद बोला है इकोनॉमिक डायनामिक्स साउथ इंडिया की बहुत स्ट्रांग है। साउथ इंडियन स्टेट 31% इंडिया की जीडीपी अकाउंट करते हैं, जिसमें खास तौर पे तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला 31%। और अभी आज की जो उन्होंने रेस्ट किया आगे 6.3% जीडीपी रहेगी यानी पूरे इंडिया की इस साल जी, यानी साउथ इंडिया में जी। और पूरे इंडिया की जो ग्रोथ है वो सिर्फ 5% है। तो 6.3 और 5% में आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना फर्क आएगा, साउथ का कितना कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप देखिए उनकी नेशनल एवरेज ग्रोथ ज्यादा है। आज उनको इसलिए साइडलाइन किया जा रहा है कि उनके पास आबादी, आपने बोला कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो रही है, आपने मॉडल दिया तो साउथ इंडिया लोगों ने पॉपुलेशन पे कंट्रोल कर दिया। हाँ। आज उसी पॉपुलेशन के कंट्रोल की बुनियाद पे आप बोल रहे हैं कि डिलिमिटेशन। हाँ बिल्कुल, डिलिमिटेशन तो गलत बात है। आपने नॉर्थ में ना पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, आपने साउथ में कंट्रोल किया, तो आप साउथ को आप उनको अप्रिशिएट करने के बदल आप उनको पनिश कर रहे हैं। तो मन्ना साहब क्या लग रहा है आपको, मतलब डिलिमिटेशन का मामला कितना जो है यानी एक टकराव का बाइस बनेगा? मैं नॉर्थ और साउथ भी नहीं बोलूंगा, मैं भाजपा सरकार और साउथ बोलूंगा। भाजपा सरकार और साउथ के दरमियान ये जो है ये कितना जो है वाकई टकराव होगा, या फिर भाजपा सरकार इसको समझते हुए इस हवाले से कुछ यानी अपने कदम पीछे लेगी? क्या आपको लग रहा है कि ये डीलिमिटेशन का जो मामला है, साउथ की जानिब से बड़े रिजर्वेशन है, साउथ की तमाम रियासतें वो ये कह रही कि तो हमसे खुली नाइंसाफ़ी है कि आप हमसे जो है पार्लिमानी जो नशिस्तें हैं आबादी की बुनियादों पर, जिस तरह से आपने कहा कि हमने कंट्रोल किया और आप उसी को हमारी कमज़ोरी बनाकर हमसे जो है पार्लियामेंट की सीटें हमसे जो है छीन लेंगे, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? पर्सनली तौर पर बाखर भाई, मैं साउथ इंडिया की सपोर्ट करता हूँ। इसलिए नहीं कि साउथ इंडिया में रहता हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि साउथ इंडिया के साथ नाइंसाफी हुई। बिल्कुल नाइंसाफी इसलिए हुई कि आपने पहले बोला कि आप पॉपुलेशन कंट्रोल कर रही है, साउथ इंडिया पूरा पॉपुलेशन कंट्रोल हो गया। आज आपके पास आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ आपने हाई की। आज साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा इकोनॉमिक आपको ये एजुकेशन वाइज सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस, सबसे ज्यादा नर्सिंग कॉलेजेस, सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस पूरे साउथ इंडिया में है। नॉर्थ इंडिया के लोग आकर साउथ इंडिया में पढ़ते हैं। और पहले सबसे बेसिक जो फ्लॉ है वो ये है कि हमने गुज़िश्ता 10 साल से कोई सेंसस नहीं किया हुआ है। सबसे सेंसस से मुझे पता ही नहीं है कि कौन कहाँ पे। आप सेंसस लेके आइए, फिर डिलिमिटेशन, तो वो ये नहीं बोल रहे हैं कि डिलिमिटेशन मत करिए। साउथ इंडिया का आर्गुमेंट यही है कि डिलिमिटेशन आप नेक्स्ट 2000 के जो इलेक्शन होंगे उससे पहले करिए आप। जब तक ये रिजल्ट आ जाएगा जो हमारे सेंसस का, उससे बिल्कुल पता चल जाएगा, आप उस बेसिस पे करिए। लेकिन आप बीजेपी खासतौर पे हठधर्मी इसलिए कर रही है कि बीजेपी को इलेक्शन में कामयाबी से मतलब है, उनको किसी इकोनॉमी से या इकोनॉमिक ग्रोथ से या स्टेट के बेनिफिट से नहीं है। आप सिंपल सी बात है जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर सवाल किए कि दक्षिण प्रचार सभा साउथ इंडिया में है, गुज़िश्ता 20-25 सालों से है जी। क्या साउथ इंडिया का लैंग्वेजेस प्रमोट करने नॉर्थ इंडिया में आपने अलाउ किया हुआ है? आपने नहीं किया है। तो बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है कि आप हिंदी को इम्पोज करना चाहते हैं, आप अपनी मनमानियत। और पहली चीज और एक चीज ये है कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ये बादशाह नहीं है कि दिल्ली से हुकूमत कर रहा है। ये हुक्म वो दौर चला गया, वो बादशाह जफर मरहूम के टाइम से खत्म हो गया है।
आज आपको यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यूनियन गवर्नमेंट को पावर, स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर है। स्टेट गवर्नमेंट अपना खुद एक झंडा लगा सकते हैं। साउथ इंडिया के काफी चीफ मिनिस्टर ने इससे पहले भी बोला है कि हम अपना झंडा लगाएंगे। लगाइए आप, कोई मुश्किल नहीं है, गवर्नमेंट उसकी इजाजत देती है, उसकी कानून उसकी इजाजत देता है। लेकिन आपके साथ सवाल ये है कि आप इंडस्ट्रीज, आप पहले छुपा छुपी करते थे, अब आप खुलेआम साउथ इंडिया के साथ इंडस्ट्रीज करना चाहते हैं। आप नेशनल एजुकेशन, मन्नान साहब, अब यहाँ पर ये एलिगेशन लग रहा है कि एक राष्ट्रभाषा के तौर पर इसको जो है कबूल करना चाहिए, हिंदी जो है सबकी ज़ुबान होनी चाहिए। हिंदी से आपत्ति क्यों है, हिंदी से आपको छिड़ क्यों है? आप अपनी, हम ये नहीं कह रहे हैं, मतलब दिल्ली का जो मौक़िफ़, भाजपा का जो मौक़िफ़, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जो रीजनल लैंग्वेज है उसको छोड़ दें, बल्कि आप इसको भी जो है कबूल करें ना। बाखर भाई, हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है जी। हिंदी इज वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेज जी। इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। अगर आप इसको प्रमोट करना चाहते हैं तो वही ओनली हिंदी। आप उर्दू को दफना रहे हैं। नहीं, उर्दू का तो आप छोड़ दीजिए, उर्दू की तो बात दूर दूर तक छोड़ दें आप। अब यहाँ पर तो वो जुबानें जिनके हवाले से जो है कोई एक दूसरे से जो है कोई वो नहीं है मामला। उर्दू तो बिल्कुल बहरहाल किसी एक से खास मखसूस कर दी गई है, तो उसका तो छोड़ दीजिए। हरियाणा में तमिल जो है ऑफिशियल लैंग्वेज थी 10 साल तक। आप सोचिए, हरियाणा में तमिल आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी जब आपको बनाना था। तो आप मानिए, आप तमिल को इम्पोज करिए, फिर अगर आप ऑफिशियल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑफिशियल लैंग्वेज की आपको जरूरत क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज से आपको क्या, आप पहाड़ तोड़ेंगे? आप ये बताइए। आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ, आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए एजुकेशन एम्पावरमेंट, आपका कंसंट्रेशन होना है विमेन के अगेंस्ट जो क्राइम्स हो रहे हैं उसको रिड्यूस करने का। आज एक रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं, 170% इजाफा हो रहा है हर साल होली के मौके पर क्राइम अगेंस्ट वुमेन के। उसकी यानी औरत की मर्जी के बगैर आप उसको हरास कर रहे हैं रोड में। क्या कर रहे हैं, क्या गवर्नमेंट कर रही है? चाहे वो आज आपको चंद स्टेट्स के अलावा बाकी सब जगह में बिल्कुल यानी लॉ एंड ऑर्डर की कोई नाम नहीं। आप देखिए, कल देख रहा था कि महाराष्ट्र में, सॉरी गुजरात में, एक बिजनेसमैन शराब पी के चलाता है, 3 लोग मर जाते हैं, वो उठकर किस किस्म की बातें कर रहा है, मीडिया हाईलाइट कर रहा है। मतलब साहब, गुजरात में तो शराब बंदी है, बिहार में तो शराब बंदी है। वो पी के है, शराब बंदी। अभी परसों इन्होंने एक हिंदू कपल को पकड़ा है, वो शराब एक्सपोर्ट कर रहा है। भैया, आप दूसरों के स्टेट्स को, और वो स्टेट्स में आप मिसाल के तौर पे तमिलनाडु को, उसकी वहां कंपनी है गवर्नमेंट की तस्मा का, आप उसके पीछे पड़े हैं कि ऑडिट नहीं हुए, शराब ये कर रहे हैं, शराब। आप भैया, आप पूरे स्टेट की करिए ना, आप ईडी को सिर्फ तमिलनाडु में क्यों भिजा रहे हैं? आप बिल्कुल हरास करना चाहते हैं किसी ना किसी से। और मेरा अपना पर्सनल मानना है कि तमिलनाडु वाले इतना आसानी से साउथ इंडिया वाले दबने वाले नहीं है। मोदी साहब 1000 कोशिश कर ले। और इसमें जो आज जो मीटिंग हो रही है 22 तारीख को, उसमें जगन को भी बुलाया है, उसमें पंजाब के लोगों को भी बुलाया है। तो उससे पता चलेगा क्या चंद्रबाबू नायडू नॉर्थ इंडिया की सपोर्ट करेंगे, साउथ इंडिया की सपोर्ट करेंगे, साउथ इंडिया में रहते हुए सपोर्ट करेंगे। बड़ा मसला है इनके लिए। अगर बिहार के लोग आ रहे हैं, साउथ इंडिया की सपोर्ट कर रहे हैं, साउथ इंडिया के चीफ मिनिस्टर, बंगाल से भी आ रहे हैं जी, साउथ इंडिया के चीफ मिनिस्टर उसको अटेंड करेंगे नहीं करेंगे? क्या वो डिमांड करेंगे नहीं करेंगे? ये बड़ा मसला है। बड़ी यानी ताजुब की बात ये है कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। यानी अब साउथ और नॉर्थ की बात हो रही है। दुनिया के बाज़ खित्तों में हम देखते हैं कि बाज़ मकामात पर ना सिर्फ जो है साउथ और नॉर्थ के जो है क्लैशेस हुए और नफ़रतें बढ़ी, बल्कि वो मुल्क अलग अलग हो गए। तो ये बड़ी अफसोस की बात है कि आज सूरत हाल ये हो गई है कि आज जो है कुछ बातों पर, कुछ मामलात पर इतनी हमें जो है दूरियां आ गई हैं कि साउथ इंडिया की रियासतें जो है एक तरफ इजलास करने जा रही हैं और अपने रिजर्वेशंस जो है वो पेश कर रही हैं और उस पर जो है अपना एहतजाज दर्ज कर रही हैं, और नॉर्थ इंडिया कुछ और है। तो ये जो सूरत हाल हुई है, तो मन्नान साहब, मैं जानना चाहूँगा कि अब क्या हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये बात शिद्दत इख्तियार कर जाती है, क्योंकि अगर यानी साउथ नॉर्थ की बात नहीं करूंगा बल्कि मरकज़ी सरकार की बात करूंगा, अगर वो पीछे नहीं हटते न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो चीज़ें उन्होंने शामिल की हैं और हिंदी के हवाले से जो इन्होंने बातें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं,
तो अगर ये इधर नहीं मानते हैं तो आगे के हवाले से हम क्या मतलब इस हवाले से उम्मीद कर सकते हैं? मोदी साहब क्यों नहीं मानेंगे? मोदी साहब क्या राजा ऑफ इंडिया है क्या, हिंदुस्तान के? नहीं देखें, अगर हम देखें मानने की बात अगर हम देखें, किसानों को भी कितनी जो है यानी कि उनको कुर्बानी देनी पड़ी, कितना एक तवील वक्त तक जो है उनको एहतजाज करना पड़ा, क्या कुछ नहीं हुआ। तो मणिपुर मिसाल है आपको जी, मणिपुर भी आपको मिसाल है। वो हठधर्मी की बात है मणिपुर की। आप पूरी दुनिया घूम के आते हैं, मॉरिशस घूम के आते हैं, वहाँ अवार्ड लेते हैं, सब करते हैं, लेकिन आपको मणिपुर जाने की जो है तौफीक नहीं हुई है अभी तक। मणिपुर क्या हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? तो जब आप मणिपुर का मामला अलग है। साउथ इंडिया को पूरी इकोनॉमिक ग्रोथ है। आप जीएसटी के जितने कलेक्शन होते हैं साउथ इंडिया से, आप उनको गला दबा दबा कर उनके रिलीज कर रहे हैं जीएसटी की उनकी रेवेन्यूज। तेलंगाना के साथ भी हो रहा है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर, केरला के चीफ मिनिस्टर काफी बार बोल चुके हैं जीएसटी की मीटिंग्स में कि भाई आप अपने पैसे रिलीज करिए। हमसे तो पैसे ले लिए आपने जीएसटी के, लेकिन हमारे पैसे, बोलते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, हम एडजस्ट करेंगे। यानी मुख्तलिफ दूसरे जो यूनियन गवर्नमेंट के और स्टेट्स के जो रिलेशंस है, फाइनेंशियल रिलेशन, उसमें एडजस्ट करेंगे। तो वो कहाँ पे जाएंगे? आप क्लियर, आपका पास कोई फार्मूला नहीं है, आपकी अनानियत है ये बिल्कुल। आप हिंदी तसल्लुत करना चाहते हैं आप लोगों पर, आप अपनी इकोनॉमिक जो पॉलिसी है आप उस पे वो करना चाहते हैं। एजुकेशन की आप एग्जांपल लीजिए। एजुकेशन मरान साहब, हम अपनी बातचीत को जारी रखेंगे और इस हवाले से ज़रूर मैं जानना चाहूँगा। एक तो हो गई आप इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, और दूसरी बात साथ ही साथ ये है कि जो ज़ुबान का मामला है उसको लेकर, और यहाँ पर ये साउथ इंडिया के जो लोग हैं या फिर जो रहनुमा हैं उनकी जानिब से अलग अलग हम उनके बयानात को अगर हम देखते हैं तो उसका लबे लुबाब, उसका जो है माखुज़ ये निकल कर सामने आता है, उसका नतीजा कि वो ये महसूस कर रहा है या फिर ये इजहार कर रहा है कि सिर्फ ज़ुबान का मामला नहीं है बल्कि हमारे कल्चर पर हमला किया जा रहा है, हमारी जो तहजीब है उसको जो है आप खलत मलत करने की कोशिश कर रहे हैं। इवन हमारे जो रिलीजियस, हमारे जो फेथ है उस पर भी आप असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर इसके साथ साथ जो हमारी हिस्ट्री है आप उस पर भी डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बातें सामने आ रही हैं, ये किसी भी सूरत में बेहतर नहीं हो सकती है। ऐसा खित्ता, ऐसी रियासतें जहाँ के लोगों का यानी मामला ये है कि वो अपने कल्चर से, वो अपनी ज़ुबानों से बेइंतहा उनको लगाव है, और वो इसको अपनी अपनी एक शनाख्त के तौर पर दुनिया के सामने पेश करते हैं, और जब भी इसके हवाले से कोई बात उठती है तो वो किसी सूरत उसको बर्दाश्त नहीं करते। और बहुत सारे वाक़यात ऐसे भी हमको मिलते हैं तारीख़ में भी, माजी में भी, पास्ट में भी, कि हमने देखा कि साउथ इंडिया की जो रियासतें हैं, यहाँ की जो ज़ुबानें हैं और यहाँ का जो कल्चर है उससे उन्होंने कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। जिसकी मिसाल एक ताज़ा तौर पर अगर हम देखें तो जली कट्टू का वो खेल है जिसमें जो बैल हुआ करते हैं, वो उससे जो वो जो मुकाबला आ रही होती है, वो जो उसको रोकने के लिए जिस तरह से यानी कानून साजी जो कुछ भी किया गया, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो अहकाम आता है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी बात को मनवाया और वो उसको उन्होंने आज भी जारी रखे हुए हैं। बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत को, दिल्ली को इसकी इजाज़त देनी पड़ी। तो ये इनका जो है अपने कल्चर से जुड़े हुए हर मामले से उनका लगाव है। तो अब उनकी ज़ुबान के हवाले से जब बात आ गई है तो वो एकदम से बिभर गए हैं। 22 मार्च को एक इजलास है स्टालिन की सरबराही में चेन्नई में। अब देखना यही होगा कि उसमें वो किस तरह के क़रारदादें मंजूर करते हैं या फिर किस बात से जो है इत्तेफाक करते हैं, और दिल्ली को, मोदी सरकार को क्या मैसेज देते हैं। मन्नान साहब, ये तो अपने मकाम पर है, अब ये 22 मार्च को हमें पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर खुलकर सामने आ रही हैं, और वो ये है कि जो साउथ इंडिया की रियासतें हैं वहाँ के लोगों में ये बात सामने आ रही है कि वो एक किस्म का एक उनमें एक गम व गुस्सा है, और या फिर एक इजहार है। चूँकि आप तमिलनाडु में बिलखुसूस यानी एक वक्त आपने गुजारा है और आज भी आपका जो है वहाँ से जो है वहाँ पर जाते हैं आप, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वहाँ क्या लोगों में वाकई ये भी एहसासात पाए जाते हैं कि नॉर्थ के लोग, चाहे वो रंग के हवाले से हो, चाहे वो नस्ल के हवाले से हो, चाहे वो फेथ्स के हवाले से हो, चाहे वो ज़ुबान के हवाले से हो, क्या उनका ये एहसास उनमें पाया जाता है साउथ इंडिया वालों में कि हमें नेगलेक्ट किया जाता है या फिर हमें नीचा दिखाने की कोशिश नॉर्थ की जानिब से बास वर्ग जो हैं, बास उनकी जानिब से कोशिश की जाती है? क्या ये एहसास
साउथ इंडिया के लोगों में पाया जाता है, जिसका ये नतीजा हम देख रहे हैं कि वो एकदम से यानी यानी बरहम हो गए हैं जुबान के हवाले से इस मामले में। तो क्या लोगों में एक एहसास पाया जाता है मन्नान साहब? नहीं नहीं, बिल्कुल। देखिए, आप इनकी इम्पोजिशन अगर आप देखें अन्ना दुराई के टाइम में, जब हिंदी हिंदी के खिलाफ क्यों थे ये तमिल वाले, हिंदी के खिलाफ में, वो जमाने की बात कर रहा हूँ आपको, 80-84 की। वो जमाने में अगर आप हिंदी में बात करते, चेन्नई में उतरकर या किसी भी मुकाम पर उतरकर आप चेन्नई अगर आप हिंदी में बात करते तो आपकी तो तबीयत बहाल कर देते थे। हाँ, ये हमने भी सुना था। मतलब आप तो आंखों देखे, मतलब एड्रेस अगर कोई पूछता हिंदी में तो वो गुस्से से देखते और मतलब उसको एड्रेस भी नहीं बताते। माहौल खत्म हो गया है गुज़िश्ता दहे में, बिकॉज ऑफ दी टीवी, इंटरनेट, जिस किस्म की एक्सप्लोजन हुई है इंफॉर्मेशन की, लैंग्वेजेस की, तो आज उतना वो नहीं है। और आज आपको पूरा आप देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया वहां पे बैठा हुआ है, मारवाड़ी लोग बैठे हुए हैं सूद के। लेकिन आप जो बता रहे थे उनके एहसास, उनके जज्बात, जो लगाव उनका, जी, उनका तो आप वहां पे आप बोलते हैं कि आइए आप रहिए, हमारे को कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप हमारा कल्चर फॉलो करिए, आप लैंग्वेज फॉलो करिए। आपका कल्चर के ऊपर तो ज्यादा ध्यान नहीं दें, लेकिन लैंग्वेज, मैं खुद मैं वहां पे जानता हूँ, मेरा मकान है वहां पे, तो मेरे घर के बाजू की एक मेडिकल शॉप है, उस मेडिकल शॉप का वो लड़का कई जमाने तक तमिल में बात करता था। मुझे एहसास नहीं हुआ कि वो लड़का तमिल में बात करता है, तो मैं ये समझा कि वो तमिल का है। बाद में पता चला गुजरात का है। अच्छा। और फिर वो मुझे हिंदी में बात करना शुरू कर दिया। मैंने पूछा कि तुम तमिल में इतनी अच्छी कैसी बात करते हो? तमिल में इतनी अच्छी बोलता कि नहीं, हमारे माँ बाप जो है यहाँ पे आ गए थे, फिर मेरे को पढ़ना पड़ा यहाँ पे, फिर मैंने फार्मेसी की, तो फार्मेसी पूरे तमिल में थी, तो मैं तमिल में सीख गया। आज वो तमिल ज्यादा बोलता है हिंदी के बनिस्बत, क्योंकि मैं एक हिंदी मुकाम से आता हूँ, उर्दू के मुकाम से आता हूँ, तो वो मुझसे बात करता है। लेकिन वो जब तमिल बात करता है तो मुझे एहसास ही नहीं होता कि वो नॉन तमिलियन है। सीख रहा है। तो उसमें क्या एतराज है आपको? आप एतराज इसलिए करिए कि आपकी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी ज्यादा बढ़ेगी, लैंग्वेज आएगी तो आप जाकर कारोबार कर सकेंगे। हाँ, बना सब यहाँ पर मतलब जिस तरह से लोग नस्ली एतबार से, रंगत के एतबार से कहीं ना कहीं नॉर्थ से आने वाले और दिल्ली से, ये बिलखुसूस ये जो आज हम देख रहे हैं कि नफरत आमेज जो इस तरह का माहौल, तो ऐसे ही जहनियत रखने वाले यानी साउथ में उनको निशाना बनाना या फिर उनके हवाले से इस तरह की बातें जो है, क्या जो आज निकल कर आ रही हैं, ये जो कुछ हुआ है, ये बहस जो चल पड़ी है, तो इसमें बाज़ लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं कि भाई हमारे साथ जो है नाइंसाफ़ी हुई या फिर हमको जो है हमेशा हम पर डोमिनेट करने की कोशिश की जाती रही। तो क्या ये एहसास पाए जाते हैं उनमें? बिल्कुल। देखिए, आप साउथ इंडिया में और आप ऐसे देखिए, द्रविडियन जो पॉलिटिक्स है वहाँ की, द्रविडियन जो है सनातन धर्म की वहाँ जो बात करते हैं, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। और तमिलनाडु एक आई थिंक वाहिद स्टेट था जहाँ पे नॉन ब्राह्मण्स को मंदिर का पुजारी बनाया गया, औरतों को मंदिर का पुजारी बनाया गया। आज भी है कई एक मुकामात पे, आज भी ऐसा नहीं है कि सब नॉर्मल हो रहा है। एक दो मुकामात पर अभी भी जो ब्राह्मण डोमिनेशन है वो चल रहा है। आपको एक मिसाल देता हूँ, अभी इसी हुकूमत की बात कर रहा हूँ। आई थिंक गुज़िश्ता साल एक मंदिर को बंद कर दिया गया, एक ब्राह्मण के अपने एक ग्रुप था उनका, ब्राह्मण की वजह से उन्होंने बंद कर दिया। तो निचले जात वालों को, सो कॉल्ड निचले जात वालों को आने नहीं दिया उन्होंने, और उन्होंने इसको रोकने के लिए मंदिर बंद कर दी। तो वहाँ के जो मिनिस्टर थे, एंडोमेंट मिनिस्टर अभी भी हैं, एंडोमेंट मिनिस्टर, वहाँ के एक शेड्यूल कास्ट को बनाया गया है। शेड्यूल कास्ट को बनाया गया। तो उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट डे मंदिर में गए और मंदिर को ओपन किया, और वहां पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए पूरा खाना अरेंज किया। पूरे ब्राह्मण खामोश बैठे रहे। तो आपको दीवार तोड़ने की जरूरत है। दीवार जो कास्टिज्म की जो दीवार है वो आज भी है। ब्राह्मण लोग इस डोमिनेशन को तोड़ना नहीं चाहते। नॉर्थ इंडिया ब्राह्मण डोमिनेटेड है, साउथ इंडिया में ये नहीं है। तमिलनाडु में हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा मंदिर जो है तमिलनाडु में है। आप जाइए वहां पे मंदिर, आपको वहां पे काफी चीजें देखने की, मैं आपको खास तौर पे बोलना नहीं चाह रहा हूँ। वहां पे कांजीवरम एक जगह का नाम है जहाँ की साड़ियां मशहूर है। मैं वहां पे गया, कांजीवरम में एक बहुत बड़ा, काफी अंग्रेजों के जमाने के कॉफी शॉप था वहां पे। मैं कॉफी शॉप में गया देखने के लिए, वहां थोड़ा वक्त गुजारा मैंने, और कॉफी शॉप के बिल्कुल सामने मंदिर, मस्जिद बिल्कुल लग के है, चस्पीदा दीवार है जी।
क्या वो चस्पीदा दीवार इस तरीके की आप किसी और इलाके में देख सकते हैं क्या, नॉर्थ इंडिया में? यानी इससे इससे बात ये भी निकल कर आ रही है साउथ इंडिया में कि यानी यानी यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसी कोई फीलिंग और ऐसा माहौल जो हमको आज दिखाई दे रहा है, बिलखुसूस जो बना दिया गया है नॉर्थ इंडिया में, तो वो चीज़ से अब भी जो है ये इलाका जो है पाक है, साफ है, मतलब ठीक है, साउथ कुछ में परसेंटेज देखिए आज भी जी बाखर में मैं एक आपको और एक चीज बताना चाहता हूँ और सामीन को भी बात करना चाहता हूँ। साउथ इंडिया में आप एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ, चेन्नई में अगर आप कंप्लीट हिंदू इलाका, यानी आपको वहां मुसलमान नहीं दिखेगा, वैसी बात कर रहा हूँ जी जी, वो उन इलाकों में अगर कोई मुसलमान जाकर घर किराए पे पूछे, घर किराए पर पूछे, आप मेरी बात पे तवज्जो दीजिए कि घर अगर किराए पे पूछे तो वहां पे हिंदू लोग उसको देंगे और ब्राह्मण घर देगा और ये बोलेगा कि भाई आपको घर में साफ सुथरा करके दे रहा हूँ, जब आप खाली करके जाएंगे साफ सुथरा करके दीजिए, आप बड़े का खाइए छोटे का गोश्त खाइए, हमारे से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। और वो वहाँ के मुसलमान जो इस घर में रहेगा हिंदुओं के बीच में कोई ऐसा मामला नहीं, आसान से रहेगा, बड़ा कोई शक और खौफ के बिना। उनकी जो क्लू है, जो चिपक के बात रखने वाली है, वो उनकी जबान है। वो ये देखते हैं कि जबान हमारा तमिल बात करने वाला है या नहीं, वो कल्चर को जानने वाला है या नहीं है। आप यही चीज केरला में है, आप केरला में जाइए, आपको हिंदुओं के एरिया में मुसलमान दिखेगा, मुसलमान के एरिया में वहाँ पे कोई फीलिंग नहीं है जी, कोई तफरीक, बड़ी अच्छी बात है। वहाँ पे इसलिए ज्यादा है कि उनकी एजुकेशन लेवल हाई है, हाँ जानते हैं वो, इंडिया लिटरेट स्टेट, पहला स्टेट इंडिया का, मतलब वो सियासत की बातें, वो ऐसी बातें कि जो है ये बता दिया जाए कि आपको प्राचीनता आपकी जो है वापस लाई जाएगी, आपका जो है डोमिनेशन, आपका वो फलां जो है फिर से जो है रिवाइव किया जाएगा, मतलब जिस तरह की नफरत आमेज जो सियासत की जा रही है, तो वो उससे बिल्कुल साफ सुथरा, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं तो समझ सकते हैं कि ये क्या बोल रहा है और क्या करने जा रहा है, होनी बात क्या चाहिए उसके बजाय, तो वो उसको वहां पर इससे अंदाजा ये किया जा सकता है कि वहां पर लोग समझने वाले हैं, देखने वाले हैं कि कौन सा लीडर क्या बात कर रहा है। जी नहीं, आप देखिए, और एक आपको एक मिसाल बताता हूँ, मुझे काफी इत्तेफाक हुआ इसलिए बता रहा हूँ, आपको नॉर्थ इंडिया भी देखने का इत्तेफाक हुआ, वहां पे भी 80s से देख रहा हूँ मैं नॉर्थ इंडिया को, 1980 से। आप मस्जिद के सामने यानी आप 10-20 कदम दूर पे, एक मरतबा ऐसा हुआ कि असर की नमाज पढ़ने के बाद मैं मस्जिद से बाहर निकला और मस्जिद के आगे उस जमाने में उनके कुछ त्योहार था, वहां पे लोकल त्योहार था, तो उन्होंने मस्जिद से 20 कदम दूर पर गाना बजाना शुरू किया। मस्जिद अज़ान हो गई, नमाज खत्म हो गई, हम बाहर निकले, खत्म हो गई, तो वहां पे मैंने देखा कि हिंदू आदमी इतना बड़ा तिलक लगा हुआ है, अपनी वहां धोती पहना हुआ है, और उन लोगों को तमिल में बहुत ही गंदी किस्म की गाली देके बोला कि क्या तुम लोगों को जगह यही मिली क्या, आगे जाओ। और वो बोलने वाला हिंदू था जी, मुसलमान नहीं था वहां पे। कहाँ पर, ये आप चेन्नई की बात बोल रहे हैं? हाँ, आप वहां पे आपको इस किस्म का माहौल नॉर्थ इंडिया में, आप सोचिए अगर यही वाकया अगर नॉर्थ इंडिया में होता था, आज उसकी हिंदू की पिटाई कर देते थे। हिंदू की, मुसलमान की तो दूर की बात है, मुसलमान तो गिनती में नहीं आता है आजकल मोदी साहब आने के बाद से। आज आपका सवाल ये है कि मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है, उसके साथ जो इनजस्टिस हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर का आप खुले आम आप जो है वायलेशन हो रही है, और मोदी साहब जो है होम मिनिस्टर साहब कुछ नहीं बोलते हैं। नहीं, अब तो मनान साहब, जिस तरह की ये जो बहस छिड़ गई है और 22 मार्च को जो इजलास होने जा रहा है, ये तो अब यहाँ पर तो मुसलमानों को आप बिल्कुल साइड लाइन में रख दीजिए, वो तो मामला बिल्कुल ही हटकर है। अब यहाँ पर तो बात ये हो गई है कि बज़ाहिर जो दुनिया सब देखती है कि भाई यहाँ पर भी एक ही मज़हब के लोग हैं, यहाँ पर भी एक ही मज़हब के लोग हैं, यहाँ पर भी यानी मंदिरें हैं, यहाँ पर भी मंदिर हैं और एक ही तरह से लगते हैं, मगर कितना ये यहाँ पर जो है एक तफरीक हमको नज़र आ रही है कि एक बात नॉर्मली बात सामने ये आई कि भाई हिंदी तो यहाँ पर इतनी जो है शिद्दत के साथ आगे आ गए, पॉलिटिकली आगे आ गए और इजलास तलब कर लिया, और फिर बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे आ रहे हैं शदीद नौइयत के। नहीं, इसलिए देखिए बाकर भाई, हिंदी का जो आप अगर अच्छा, फिर ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ जुबान का मामला नहीं है, ये सारे हमारे कल्चर का मामला है, इवन हमारे फेथ तक जो है बात पहुंच रही है, क्योंकि फेथ में भी अगर देखें तो जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि जो है यहाँ पर अगर नॉर्थ में अगर हम देखें तो श्री राम जी को जो है मतलब पूजा करने वाले हैं, तो साउथ में जो है बिल्कुल उनके अपोजिट बहुत सारे वो लोग भी है जो रावण को भी जो है मतलब वो पूछते हैं।
और मानते हैं। मैं देखा हूँ वहाँ पे कई मुकामात पे रावण का मंदिर है, वहाँ पे सब पूजा करते हैं, सब करते हैं। आपको बहुत, इंक्लूडिंग आंध्र प्रदेश में भी एक मुकाम पर है रावण का। उससे सवाल नहीं है। ये हिंदी को इम्पोजिशन इसलिए करना चाहते हैं कि हिंदी में जो तफरीक की बातें हैं, जो कम्युनल जो बातें हैं, वो हिंदी में ज्यादा वो लाई गई हैं। एक्चुअल जुबान तो जुबान है, सभी जबानें खूबसूरत है, सभी जबानें बड़ी प्यारी हैं हमारे देश की, दुनिया की भी अगर हम देखें तो हर जुबान जो है रब की तरफ से है, और सारी जुबानों की अपनी एक जो है उसकी एक मिठास है, अपनी उसकी एक तारीख है, अपनी उसकी जो सारी चीज़ें हैं, उससे इनकार नहीं है। लेकिन बात ये है कि उसमें आपने क्या क्या बना दिया, क्या क्या कंटेंट तैयार कर दिया ताकि लोगों के जहन खराब हो, वो आप बोल रहे हैं। जी 1992 से पूरी हिंदी की जो पॉलिटिकल जो राइटिंग्स है, हाँ, वो चीजें कंप्लीट कम्युनल है जी, कर दी गई हैं। अगर आप देखें 99% कम्युनल है। जिस किस्म की वर्ड्स यूज करते हैं, जिस किस्म की टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, आपको उसकी एक मिसाल है कटमुल्ला। आप बताइए, कटमुल्ला चीफ मिनिस्टर बोलता है आपके असेंबली के अंदर, यूपी का चीफ मिनिस्टर बेहुदा, वो कटमुल्ला का वर्ड यूज करता है। कटमुल्ला डेरिवेटरी टर्म है। एक हाई कोर्ट का जज, उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट का जज बोलता है कटमुल्ला, स्पीच में जाकर बोलता है। और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के अभी तक बैठे हुए हैं, 60-70 दिन हो गए हैं, जजमेंट ही नहीं देते हैं कि वो यूज के बारे में उसके। आप अगर मुसलमानों को, आप संभल में एक मुसलमान ने बोला कि ये मस्जिद, ये जो इंस्पेक्टर ने जो बोला कि आपके पास 52 डे जुमा आते हैं, एक जुमा के, तो उस पे एक आदमी ने कमेंट कर दिया तो आपने उसको अरेस्ट कर लिया। मनन साहब, अब तो मुसलमानों की बात तो छोड़ दें, मैं तो चाह रहा हूँ कि जो है बिल्कुल वो तो अपने मकाम पर है, अभी क्या क्या करेंगे आगे सारी बातें पता चलेंगी। लेकिन यहाँ पर तो बाहमी जो चीज़ चल रही है, मैं उसी हवाले से जानना चाह रहा हूँ कि ये तो हम कंटिन्यू करते रहे हैं कि क्या क्या एट्रोसिटीज़ हो रहे हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं, किस तरह के जो है रिजर्वेशंस हैं और किस तरह के क़वानीन बनाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो डिवाइड हम देख रहे हैं, एक नई किस्म की डिवाइड देख रहे हैं, यानी कि बाहम आपस में खुद एक मजहब के जो है बाजार जो नजर आते हैं, उनमें जो कुछ चल रहा है, उस हवाले से मैं जानना चाह रहा हूँ। रीजनल जो डिवाइड हम देख रहे हैं उस हवाले से। जी नहीं, रीजनल डिवाइड तो बिल्कुल है, रीजनल डिवाइड का कोई वो नहीं है। लेकिन आप इम्पोज करना चाह रहे, आज साउथ इंडिया के जितने नर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, आपको पैरामेडिकल स्टाफ है, 90% के ऊपर नॉर्थ इंडिया में आपको साउथ इंडियन मिलेंगे, इंक्लूडिंग गुजरात। तो आपने क्यों डेवलप नहीं किया? आप डेवलप करिए। आप इम्पोजिशन करना चाहते हैं हिंदी का, आप इम्पोजिशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपकी जो अंदाज की जो इंग्लिश होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, द्रविडियन नॉन द्रविडियन, आप वो करते हैं। आप पूरा तसल्लुस सनातन धर्म का आप अच्छा मनान साहब, यहाँ पर अगर हम तालीम में भी देखें, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने आगे बढ़ने के लिए है, और उसके साथ साथ वो देखें आप, वो जो मुसाबकती कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होते थे, यानी उसमें नीट को ले लें आप, नेट को ले लें आप, तो ये जो सारी चीज़ें हुई हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं लोगों को जो है साउथ में इनकी जो स्टेट लेवल जो इनके जो है मतलब इख्तियारात थे, या फिर जो इनकी एक आज़ादी थी, उस हवाले से भी सवाल खड़े हो रहे हैं, यानी एजुकेशन के मामले में भी। नहीं, एजुकेशन के मामले में इसलिए वो करेंगे कि साउथ इंडिया के जितने आप IAS IPS आप एग्जाम निकाल के देखें सिविल सर्विस के, हाँ, सिविल सर्विस, साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के जो लोग आ रहे हैं वो पूरे रिजर्वेशन से आ रहे हैं जी। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी आ रही है वहाँ पे, दूसरे कौन आ रहे हैं? दलित आ रहे हैं क्या वहाँ पे? आज भी ब्राह्मण आ रहे हैं। यानी जो एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ करते थे, वो भी हम उसको भी हमने नेशनलाइज कर दिया। और फिर ये जो सिविल सर्विसेज के थे, वो तो बहरहाल पहले ही से थे, लेकिन उसमें भी जो है नई नई चीजें जो है मुतारफ की जा रही हैं, इंट्रोड्यूस की जा रही हैं। रिजर्वेशन कर रहे हैं ना, हर जगह में आप रिजर्वेशन कर रहे हैं। आप देखिए जितने आला जात के लोग हैं, आला जात से मुराद राजपूत, ब्राह्मण, ये बात कर रहा हूँ, जो कह लेते हैं खुद से जो यानी खुद से जो क्लेम कर लेते हैं। जी नहीं, तो आप, वरना हमारे पास सब बराबर है हमारे कानून के एतबार से। जी, आप सिविल सर्विस में नॉर्थ इंडिया से सिर्फ ब्राह्मण डोमिनेट किया हुआ है, अपर कास्ट डोमिनेट किया हुआ है, चाहे वो IPS हो, सिविल सर्विस हो या फॉरेन सर्विस हो। साउथ इंडिया से आपको वैरायटी मिलेगी, आपको दलित भी मिलेगा, शेड्यूल ट्राइब भी मिलेगा, शेड्यूल कास्ट भी मिलेगा। आप नॉर्थ इंडिया में एजुकेशनल लेवल कम रखे हैं,
और जो आलाजात के लोग जो पढ़े लिखे हैं उन्हीं के एक ही खानदान के 3-3, 4-4 लोग आईएएस आईपीएस में बने हुए हैं। आपको वही चीज कोई और जात वाले में नहीं दिखेगी, आपको शेड्यूल कास्ट में नहीं दिखेगी, शेड्यूल ट्राइब में नहीं दिखेगी, मुसलमानों में नहीं दिखेगी। एक मुसलमान आईएएस ऑफिसर बन जाए तो क्या उसके पूरे बच्चे, आने वाले 2-3 बच्चे बाद में वो भी आईएएस बनेंगे? नहीं बनेंगे। वो स्ट्रगल करके आ रहा है। आप पूरे कंप्लीट एनालिसिस निकाल के देखिए। जजेस में भी वही है, जुडिशरी में भी यही हालत है। जुडिशरी में एक आपको रिपोर्ट आई थी टाइम्स ऑफ इंडिया में कि पूरी लिस्ट दी थी उसने कि कौन किसका रिश्तेदार है, कौन से जज का कौन सी जगह में क्या रिश्तेदार है। आपने क्या किया हुआ है उसको? आप इसको परवरिश, इसको आप प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि आप गवर्नमेंट को खुश रखना चाहते हैं, आप प्रमोट कर रहे हैं। कोई क्लैरिटी नहीं है कि आप रिजर्वेशन से किसको फायदा हो रहा है, रिजर्वेशन किसको मिल रहा है। क्या रिजर्वेशन से मुसलमानों को कोई फायदा हुआ है? मुसलमान 14% है इस मुल्क में, 14.5% है। अभी आप सेंसस करेंगे तो आपको पता चलेगा मुसलमानों की आबादी बहुत है। बिल्कुल मना साहब, ठीक है, रिजर्वेशंस की और मुसलमानों की बात तो बिल्कुल ठीक है। मुसलमानों के बहुत सारे मतलब इतना दर्द है, इतनी तकलीफ है, क्या है कि उसके लिए जो है बहुत वक्त दरकार है। अभी यहाँ की बात कर लें, डीलिमिटेशन का क्या आपको लग रहा है? जो साउथ इंडिया की जो रियासतें जो अपने रिजर्वेशन वो जाहिर कर रही हैं, क्या आपको लग रहा है कि अब आने वाले जो इलेक्शंस हैं और फिर अभी ये जो प्रोसेस की बात चल रही है? जी नहीं, ये तो मनमानी तो नहीं कर सकते हैं। जो साउथ इंडिया वालों का, साउथ इंडियन स्टेट्स का जो डिमांड है डिलिमिटेशन को, उन्होंने बोला है कि आप 2026 तक करिए और जब तक उससे पहले आप पॉपुलेशन का जो डेटा है, सेंसस का डेटा आप खुद को लीजिए। तो वो मैं समझता हूँ उनकी जस्टिफाइड डिमांड है और ऐसा नहीं है कि साउथ इंडिया कर रही है। अच्छा मनान साहब, कास्ट सर्वे होना चाहिए जिस तरह से तेलंगाना में कास्ट सर्वे जो हुआ और इससे पहले बिहार में हो चुका, तो इसको सारे मुल्क के लिए मुल्क में होना चाहिए। और क्या भाजपा उसके लिए सीरियस है? जी बिल्कुल होना चाहिए। कास्ट का आप तेलंगाना के आप देखिए, तेलंगाना में कास्ट सर्वे होने के बाद हमको पता चला कि मुसलमान कितने हैं। मैं फिर मुसलमान की बात मत करिए आप, क्योंकि हम मुसलमान की बात नहीं, हम सारे देश की बात कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में हम देख रहे हैं कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। और क्या भाजपा सीरियस है कास्ट सेंसस के लिए? ये बिल्कुल इनको करना चाहिए। गवर्नमेंट की अगर विल होगी, बिहार गवर्नमेंट की विल थी, किया। तेलंगाना में उन्होंने, रेवंत रेड्डी ने उनको विल दी कि करना चाहिए तो किया। जब आपकी विल नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। महाराष्ट्र में इसलिए नहीं कर सकते कि आप करना नहीं चाहते। आप महाराष्ट्र में आपको क्लियर, आज आप देखिए गुज़िश्ता 25 सालों में, इस 21वीं सदी में दुनिया उथल पुथल हो चुकी है बिल्कुल हर मामले में, हर डोमेन में, टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमी में, हर चीज में। और आज हम अभी भी वही दखियानुसी जो पुराना डेटा अवेलेबल है, जो 2011 का डेटा है, हम जो आज भी यूज कर रहे हैं, 2011 की जो तकरीबन आपकी जो पॉलिसीज बनी हुई है 2011 के डेटा पे है। और आज हम 2025 में है। तो आप कैसे उसको जस्टिफाई कर सकते कि ये सही डेटा है? आज मेरे घर में अगर आज बच्चा है और उसकी शादी हो गई है, उसके बच्चे भी हो गए, आज आप वही पुराना डेटा यूज कर रहे हैं जब मेरे बच्चों की शादी होने से पहले का, तो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। अच्छा, मैं लास्ट सवाल करूंगा आपसे। ये सारी बातें होती हैं, यानी एक जेंडर के हवाले से कोई मतलब कोई भी बात होती है। यहाँ पर हमने यानी इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया। अच्छा, इस मौके पर बहुत सारे प्रोग्राम हुए, बहुत सारी लंबी लंबी तकरीरें हुई, पूरे देश में जो है बहुत कुछ धूम धड़ाका हुआ। और हमेशा की तरह प्रधानमंत्री की भी जो है यानी लखपति दीदी प्रोग्राम से उन्होंने जो है मुखातब किया गुजरात में। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि फिर पार्लियामेंट में फिर वही ख़वातीन पार्लियामेंट के अहाते में और बाहर एहतजाज करने लगी और फिर मार्च किया जाने लगा। और ये कहा जाने लगा, कांग्रेस की भी अगर हम बात करें, कि भाई आप 33% का जो आपने वादा किया है, जो आपने उसको इम्प्लीमेंट करें। पार्लियामेंट में ख़वातीन के जो सीट्स हैं, रिजर्वेशन है, उस पर कोई जो है बात सामने नहीं आई। वो तो देखिए, बात एक करते हैं, इलेक्शन की रैली में कुछ और बोलते हैं। आपको पता है लास्ट इलेक्शन में उन्होंने मुसलमानों के ऊपर कितनी जहर। अच्छा, लखपति दीदी की अगर मैं बात करूं, ये लखपति दीदी कितनी लखपतियां, वो बेचारी जो गरीब होंगी, जो करोड़ों की तादाद में जो 5 किलो अनाज लेकर आपका जो है ज़िंदगी गुजार रही हैं, करोड़ों की तादाद में, उनको बेचारियों को छोड़ दिया।
आपने 80 करोड़, जिस मुल्क में 80 करोड़ लोग 5 किलो चावल के लिए लाइन में जी ठहरे हाँ, हुए हैं, जी हाँ, तो आप उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की काश आप उनको बात कर रहे मुखातब हैं। करते। जी आप किस तरीके से बोल रहे हैं कि विश्व गुरु बनेंगे, हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे वर्ल्ड की, किस तरीके से बनेंगे आप बताइए। दुनिया पॉलिटिकली डिफरेंट है। आपके दोस्त डोनाल्ड ट्रम्प आपको पता नहीं क्या क्या करे, आपने उनके गोद में बैठा या उनके आप गोद में बैठे पता नहीं, लेकिन आज आपको सबसे ज्यादा जिल्लत वहां से मिल रही है। आप इंडिया की इतनी कभी बुरी हालत अमेरिका में नहीं हुई है जितनी इस बार हो रही है। अभी डिपोर्टेशन शुरू होगा, फिर एक बार, फिर तीसरे राउंड शुरू होगा, 2 राउंड तो हो गए हैं। अभी वहां पे टैरिफ के बारे में चल रहा है, टैरिफ पे जो टैक्सेशन के बारे में चल रहा है। आपका मौकूफ बिल्कुल, इंडिया का मौकूफ बिल्कुल भीगी बिल्ली की तरह है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि मोदी साहब रहने में यूएस से कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। मोदी साहब, आप कनाडा की मिसाल लीजिए, आप मैक्सिको की मिसाल लीजिए, वो अपने पूरे इरादों पर कायम है। यूएस को अपोज कर रहे हैं, वो अपनी जो इकोनॉमिक उनकी आइडेंटिटी है उसको मेंटेन किए हुए हैं। हमारे पास क्या आइडेंटिटी आप मेंटेन करे हुए हैं, आप बताइए। आपकी फॉरेन पॉलिसी कहाँ पे, आप बताइए। चाइना के साथ आपके साथ क्या हो रहा है, आप बताइए। आज अब आप कोई वो नहीं है, खाली बोल बच्चन वाली सरकार है ये। हर तरीके की बोल बच्चन से मुराद न सिर्फ स्पीच बल्कि सोशल मीडिया का काम सामने हाईलाइट करना है। जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं सोसाइटी में नहीं है, जो सोशल मीडिया, गोदी सोशल मीडिया है, उनका काम उसको दफन करना है। आपको न्यूज नहीं दिखाई जा रही है, दुनिया में क्या हो रहा है नहीं दिखाया जा रहा। दुनिया में हो रहा है दिखाएंगे आपको। दुनिया में बारिश हो रही है, मैक्सिमम जोरदार बारिश हो रही है, आपको दिखाएंगे। लेकिन बिहार में तेज बारिश हो रही है, उससे नुकसान हुए, वो नहीं दिखाएंगे टीवी। आपको एक बार दिखाएंगे, फिर उसके बाद आप भूल जाएंगे। तो मीडिया की जो मीडिया को उनकी अपनी बीजेपी की नैरेटिव के लिए यूज किया जा रहा है। और बड़े अफसोस की बात है कि मैं मीडिया से ताल्लुक रखने वाला कई साल तक रहा, कई दौरों तक रहा, लेकिन आज मीडिया कंप्लीटली बिकाऊ है, कंप्लीटली बिकाऊ है। सिर्फ चंद जो है आप चैनल्स को छोड़कर या चंद न्यूज़पेपर को छोड़कर, बाकी बिल्कुल गोदी मीडिया बोलते हैं। गोदी मीडिया इतना बड़ा हो गया कि बिल्कुल मनान साहब, अफसोस की बात यह है कि ये माहौल हो गया है हमारे पास कि अब आवाम देखे तो किस तरफ देखें, अदलिया की तरफ देखें, मीडिया की तरफ देखें, आमिला की तरफ देखें, एग्जीक्यूशन की तरफ देखें। ये सूरत हाल हो गई है अब, यानी मजहबी फ़िरका वाराना जो जहर घोला गया। अब तो सूरत हाल ये हो गई है कि रीजनल और फिर लिसानी बुनियादों पर, लिंग्विस्टिक बुनियादों पर, कल्चरल बुनियादों पर भी अब एक किस्म की हम जो है एक तफरीक, एक डिवाइडेंस देख रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है। अगर हम इसको फौरी तौर पर इसको दूर नहीं करेंगे तो ये हमारे देश के लिए, हमारे देश की अखंडता के लिए, हमारे देश की कौमी सलामती के लिए, सॉवरेनिटी के लिए ये किसी सूरत बेहतर नहीं हो सकता। लोगों के मसाइल कुछ और हैं। लोगों के मसाइल ज़ुबान का मामला नहीं है, लोगों के मसाइल कल्चर का मामला नहीं है, लोगों के मसाइल मस्जिद मंदिर नहीं है। लोगों के बहुत सारे मसाइल हैं। रोज़गार का मामला है, उनकी भूख का मामला है, उनके तालीम का मामला है, उनको अच्छी सेहत और अच्छे इलाज का ये उनकी ज़रूरत है। लेकिन इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है, बल्कि नॉन इश्यूज़ को पार्लियामेंट में, असम्बलीज़ में उठाया जा रहा है। इसको समझने की ज़रूरत है। अगर हम नहीं समझेंगे तो ऐसे ही लोग हम पर जो है इख्तिदार करते रहेंगे और हमारे देश का किसी सूरत ये अच्छा नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया मनान साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।